सर, हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का एसकेजी ज्ञान ज्योति के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के क्लास में हम लोग यूजी सेमेस्टर 2 मेजर मेजर टू मेजर टू का जो यूनिट फर्स्ट है उसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जिसमें कि हम भूकंप, ज्वालामुखी और भूगोल के जो क्या कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के जो सिद्धांत होते हैं उसको हम पिछले कुछ वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो उसी में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो उसी को आज के हम सेशन में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना या फिर पृथ्वी के बारे में हम लोग अध्ययन क्यों करते हैं, आखिर क्या आवश्यकता है कि हम लोग पृथ्वी के बारे में जाने। ठीक है, तो उसी के बारे में डिटेल से हम लोग को समझना है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहला शॉर्ट में कि पृथ्वी के अध्ययन के स्रोतों को लिखें। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के अध्ययन के स्रोतों को लिखें, यानी जो पृथ्वी है इसका हम लोग अध्ययन का जो स्रोत है वो कौन कौन सा स्रोत है, इसी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। या फिर ये दोनों का अलग अलग पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के अध्ययन के प्रत्यक्ष स्रोत क्या क्या है, पृथ्वी के अध्ययन के अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है। ठीक ना, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। यानी आपको यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, या तो इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जा सकता है, या फिर शॉर्ट में इन दोनों में से अलग अलग क्वेश्चन करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले इसमें समझेंगे हम लोग कि अध्ययन क्यों, आखिर हम लोग जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है इसका हम लोग अध्ययन क्यों करेंगे, आखिर क्या रीजन है हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। दूसरा आता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानकारी के स्रोत, आखिर कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जानकारी जहां से हम लोग को पृथ्वी के बारे में मिलता है। यदि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानकारी के बारे में बात करें तो हमें दो तरह के जानकारी देखने को मिलते हैं। यानी हम लोग को इन्फॉर्मेशन कितने प्रकार से मिल सकते हैं, दो प्रकार से। इसमें से पहला आता है प्रत्यक्ष। क्या आता है? प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष मतलब क्या, जिसको हम लोग आंखों से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो उसको कहा जाता है प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष हम लोग देखेंगे भेदन, जिसको हम ड्रिलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिलिंग। फिर एक खनन। खनन किसको कहते हैं, कैसे किया जाता है। ठीक ना, खनन से हम लोगों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कैसे जानकारी मिलती है, इसको समझेंगे। फिर अगला है ज्वालामुखी। आखिर ज्वालामुखी से हम लोगों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो ये था प्रत्यक्ष स्रोत, यानी पृथ्वी के जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत। दूसरा है कि पृथ्वी की जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत, यानी कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो कि पृथ्वी के जानकारी के अप्रत्यक्ष हैं, इसको हम लोग एक अनुमान के तौर पर बता सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें पहला आता है घनत्व। क्या आता है? घनत्व यानी डेंसिटी। दूसरा है तापमान, टेम्परेचर। अगला है दाब, प्रेशर। फिर गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, फिर उल्का पिंड। क्या है? उल्का पिंड। ठीक ना, इसको मेट्रॉइड बोलते हैं। फिर अगला है भूकंप यानी अर्थक्वेक। कितने सारे चीजों को यदि आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेंगे तो आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी अच्छे तरीके से मिलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है भेदन। सबसे पहला अध्ययन क्यों, आखिर अध्ययन करेंगे क्यों। देखिए, यदि हम मानव की बात करें, यदि हम मानव की बात करें तो इस पूरे पृथ्वी पर जीवों की 84 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। उस 84 लाख प्रजातियों में से एक ऐसा जीव है मानव, जो कि उस 84 लाख में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्या है? सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ होने के नाते, सबसे सर्वश्रेष्ठ होने के नाते मानव क्या करता है, अपने दिमाग, अपने बुद्धि, अपने विवेक का उपयोग करके, अपने दिमाग, अपने बुद्धि का उपयोग करके इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले बहुत सी चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है। क्या करना चाहता है? रिसर्च करना चाहता है। और इसी रिसर्च के कारण ही हम लोग पृथ्वी के अध्ययन के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि हम बात करें आदि मानव की, क्या उन लोगों के पास उतना नॉलेज था कि वो सब ज्वालामुखी के बारे में बता सकते थे, भूकंप के बारे में बता सकते थे, खनन के बारे में बता सकते थे,
उन लोगों को पता था कि यहाँ पे सोना का इतना बड़ा भंडार है? नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम में उसका माइंड उतना विकसित नहीं हुआ था। अभी हम वर्तमान समय की मानव की बात करें, अभी हम लोग जिस स्थिति में है, तो यदि और जो आपके 8-10 साल या 20 साल जो आने वाला होगा, उसमें जो मानव जन्म लेंगे, यानी वो मानव और आज के मानव में क्या होगा? अंतर दिखाई पड़ेगा। तो दिखाई पड़ेगा कि उसमें धीरे-धीरे क्या हो रहा है? परिवर्तन देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? परिवर्तन, जिसको परिवर्तन करने में बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। ठीक है? तो अध्ययन की शुरुआत आखिर क्यों करेंगे हम लोग? तो इसमें हम लोग को पृथ्वी के खनिज के बारे में जानकारी मिलेगा। ठीक है? भूकंप क्यों आता है? ज्वालामुखी क्यों आता है? पृथ्वी का कौन सा पार्ट लिक्विड में है, कौन सा पार्ट ठोस में है, ठीक ना, सॉलिड में है। इस सब के बारे में हम लोग को जानकारी कब मिलेगा? जब हम लोग अध्ययन करेंगे तब। ठीक है? तो आप सभी समझ गए होंगे कि आखिर हम लोग अध्ययन क्यों करेंगे। ठीक है? अगला है प्रत्यक्ष स्रोत। अगला है पृथ्वी की जानकारी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी के स्रोत। यदि हम जानकारी के स्रोत की बात करें तो कितने तरह के जानकारी देखने को मिलते हैं? 2 तरह के। पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में भेदन। पहला क्या आता है? भेदन। भेदन क्या होता है? जैसे कि हमारे सभी के घरों में अक्सर क्या होता है कि चापाकल होते हैं। क्या होते हैं? चापाकल होते हैं। और इस चापाकल का हम लोग पहले क्या कराते हैं? बोरवेल मशीन आता है, उसको बोरिंग करता है। क्या करता है? बोरिंग करता है। बोरिंग करने के बाद यदि आप सभी महसूस किए होंगे तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से बहुत सारे चीज निकलते हैं। क्या निकलते हैं? तो पत्थर के टुकड़े निकलते हैं, मिट्टी निकलते हैं, ठीक ना, बहुत सारे ठोस कण निकलते हैं, पानी भी निकलता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि उसका प्रत्यक्ष अध्ययन किया। क्या किया? प्रत्यक्ष अध्ययन किया। कुछ हिस्ट्री को हम जानते हैं। भेदन की यदि बात करें तो रूस का एक स्थान है साइबेरिया। क्या है? साइबेरिया। रूस का एक स्थान है साइबेरिया, जहां पर सबसे पहले करीब 12 किलोमीटर तक 12 किलोमीटर तक पृथ्वी के अंदर में गहराई किया गया था। और उतना गहराई करने के बाद ड्रिल किया गया था। जब ड्रिल किया जा रहा था तो जो बोरवेल का मशीन होता है, ड्रिलिंग जो मशीन होता है, उस मशीन का जो पार्ट होता है, वो जो ड्रिल करता है, वो टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। जब टूटता है तो जो वैज्ञानिक है उससे आइडिया लगाते हैं कि हो सकता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में बहुत सारे ठोस पदार्थ हैं जो कि हमारे ड्रिल मशीन को क्या कर दिया? तोड़ दिया। क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो वो क्या हुआ? एक प्रत्यक्ष स्रोत हुआ। क्या हुआ? प्रत्यक्ष स्रोत। हम लोगों ने ड्रिल करके देखा, ड्रिल के आधार पर उसका निरीक्षण किया, उसका रिसर्च किया। ठीक है? तो भेदन भेदन किसको बोलते हैं? कि जब किसी पृथ्वी के किसी भी जगह पे ड्रिल के माध्यम से जानकारी इकट्ठा किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे ड्रिल करता, यदि आप सभी न्यूज वगैरह में सुने होंगे तो हाल ही में अभी सिंधु नदी का जो क्षेत्र है, वो उसमें बहुत बड़े सोने का जो भंडार पाया गया है। जो एरिया पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। उसमें बहुत सारे बड़े सोने का भंडार पाया गया है। तो सोने का जो भंडार पाया गया है, तो वहां जब भूवैज्ञानिक जाएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले ड्रिल करेंगे। क्या करेंगे? ड्रिल करेंगे। ड्रिल करने के बाद उसको पता चलेगा कि कहां तक सोने का भंडार अवेलेबल है यहाँ पे। तो वो क्या हो गया? पृथ्वी के बारे में जानकारी के बारे में प्रत्यक्ष स्रोत। क्या हो गया? प्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है? तो ड्रिल के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है? अगला है खनन। क्या है? खनन। खनन किसको बोलते हैं? कि बहुमूल्य धातु जितने भी है, ठीक है, और धातु जिसका हम लोग की अपने आर्थिक गतिविधि के लिए उपयोग करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हो या फिर ईंधन के लिए हो। जैसे कि बात करें, हमारे घर में बहुत सारे फर्नीचर लोहे के बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं, ठीक ना, एल्युमिनियम के बहुत सारे जो फर्नीचर बने होते हैं, या फिर दरवाजे खिड़की वगैरह जो आजकल एल्युमिनियम के आने लगे हैं। उसके बाद हम अपने घरों में बर्तन का उपयोग करते हैं, जिसमें तांबा होता है, कांसा होता है, पीतल होता है, बहुत सारे बर्तन होते हैं, ठीक ना। या फिर आभूषण आभूषण जैसे कि चांदी का होता है, सोना का होता है। तो ये सब जो धातुएं हैं, ये सब कहाँ से आया? ये सब पृथ्वी के अंदर में अवेलेबल थे, जहां से हम लोगों ने क्या किया कि खनन किया, उसको खनन के माध्यम से बाहर निकाला, फिर उसका प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग करने के बाद उसका एक निश्चित आकार दिया गया। ठीक है? तो ये क्या था? खनन था। यानी जब हम लोग खनन किए तो खनन के बारे में हम लोग को जानकारी मिला कि पृथ्वी के कौन से भाग में कहाँ पे कोयला अवेलेबल है,
कहाँ पे बॉक्साइड है, कहाँ पे लो अयस्क है, कहाँ पे क्या कहते हैं आपका और दूसरे दूसरे टीन वगैरह अवेलेबल है, ठीक ना। तो ये सारा क्या है, खनन का पार्ट है, यानी जब हम खनन करते हैं तो खनन के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है, ठीक है। अगला है ज्वालामुखी। अगला क्या है, ज्वालामुखी। जब किसी भी क्षेत्र में ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से मैग्मा और लावा का क्या होता है, उद्गार होता है। क्या होता है, उद्गार। जब कभी भी जो क्षेत्र ज्वालामुखी से ग्रसित होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट जहां पे होते रहता है तो वहां पे लावा का क्या होता है, उद्गार होते रहता है। क्या होते रहता है, लावा का उद्गार। यदि आप देखे होंगे तो लाल टाइप के पदार्थ आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, वो प्लाज्मा अवस्था में रहते हैं, ठीक ना। तो वो जो लाल पदार्थ है उसमें क्या है, वो कहां से आया, पृथ्वी के अंदर से आया। जब पृथ्वी के अंदर से आया तो उसमें बहुत सारे हो सकते हैं कि आपका मिनरल्स होंगे, यानी खनिज होंगे, ठीक है। जैसे कि यदि लोहा की उपस्थिति मिलेगा तो हम लोग उसको लो युक्त खनिज बोल सकते हैं, एल्युमिनियम मिलेगा तो बॉक्साइड वगैरह, बहुत सारे उसमें खनिज अवेलेबल होते हैं। तो कब उसका वो निरीक्षण कब किए, जब उसके बारे में हम लोग को जानकारी पता चला कि ये जो लावा है ये पृथ्वी के आंतरिक भागों से निकले हुए हैं और ये मोल्टन स्टेज में है, यानी पिघला हुआ है, ठीक है। उसमें बहुत सारे बहुमूल्य क्या है, धातुएं अवेलेबल है। जब उसमें लो एस होगा तो उसमें हम लोग चुंबक को जब सटाएंगे तो क्या होगा, चुंबक सट जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें चुंबकीय पदार्थ की उपस्थिति है। अब जैसे कि ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, वो पदार्थ लिक्विड के रूप में निकला, तो अपने आप से हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं, सॉलिड में क्यों नहीं निकला, लिक्विड में क्यों निकला। हम अनुमान लगाएंगे कि पृथ्वी के अंदर में तापमान अधिक होगा। क्या होगा, तापमान अधिक होगा, जिसके कारण पदार्थ क्या था, वहां से पिघला हुआ निकला। ये हम क्या कर रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, यानी जानकारी के स्रोत इकट्ठा कर रहे हैं। तो आई होप आप सभी भेदन, खनन और ज्वालामुखी के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगला है पृथ्वी की जानकारी की अप्रत्यक्ष स्रोत, यानी कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो हमें पृथ्वी के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी देती है, ठीक है। इसमें पहला आता है घनत्व। क्या आता है, घनत्व। जैसे कि पृथ्वी का ये जो सतह है, पृथ्वी का जो सतह है, जब इसके हम लोग आंतरिक भागों में 32 मीटर की गहराई में जाते हैं, कितने मीटर, 32 मीटर की गहराई में जाते हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। बहुत सारे अंदर जब चलते जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होते जाती है। कुछ ऐसे पॉइंट मिलते हैं जहां पे तापमान में वृद्धि होने के बजाय तापमान में कमी दिखाई देने लगती है, यानी हम लोग को कमी दिखाई पड़ता है, कमी दिखाई पड़ता है, फिर अंदर जाते हैं फिर बढ़ता है, फिर कमी दिखाई पड़ता है। तो आखिर यहाँ से क्या आइडिया लगा सकते हैं, यहाँ से आइडिया हम लोग यही लगाते हैं कि भूवैज्ञानिकों ने निरीक्षण यही करता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ की उपस्थिति है, जिसके कारण क्या करते हैं, वो अपना उष्मा को उत्सर्जित करते हैं और पदार्थ पृथ्वी के जितने भी उस एरिया में जितने भी मतलब खनिज है उसको पिघला देते हैं। क्या करते हैं, पिघला देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो पदार्थ पिघला अवस्था में पाया जाता है। ये क्या था, ये था घनत्व। दूसरी बात, जब हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाते हैं तो घनत्व अपेक्षाकृत बढ़ता है। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, जैसे कि मेरे पास ये बोतल है, ठीक है। इस बोतल में जब हम पानी डालेंगे, क्या करेंगे, पानी डालेंगे और इस बोतल को जब धीरे धीरे मूव करेंगे, क्या करेंगे, मूव करेंगे। देखिए फिर यदि हम उस बोतल के अंदर में कुछ ठोस पदार्थ, कुछ ऐसे ठोस पदार्थ डाल देंगे, जैसे कि शरबत हम बना रहे हैं, ठीक है, इसमें चीनी डाल दिए, क्या कर दिए, चीनी डाल दिए, नींबू का रस डाल दिए, पानी डाल दिए। अब जैसे हम चीनी इसमें डालेंगे तो आपको चीनी डाल के इसमें छोड़ना नहीं है, आपको चीनी डाल के इसको ऐसे धीरे धीरे मूव करना है। जब आप इसको धीरे धीरे मूव कीजिएगा तो जो चीनी है वो बीच में दिखाई पड़ेगी, यानी चीनी कहां चल जाएगा, बीच में, और पानी चारों तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो इससे हम आइडिया क्या लगा सकते हैं, इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो ठोस पदार्थ है
या फिर वैसे पदार्थ जिसका घनत्व अधिक है, क्या है, घनत्व अधिक है, वो केंद्र में पाए जाएंगे। कहां पाए जाएंगे? केंद्र में पाए जाएंगे। और जो हल्के पदार्थ हैं वो क्या करेंगे? चारों ओर घूर्णन करेंगे। ठीक इसी प्रकार भूवैज्ञानिकों ने यह पाया कि पृथ्वी का जो केंद्र का पार्ट है, पृथ्वी का जो केंद्र का पार्ट है, जो कोर है, यहाँ पे सॉलिड एलिमेंट की उपस्थिति है, ठोस तत्वों की या फिर ठोस पदार्थ की उपस्थिति है। इसके जो आउटर लेयर है, इसमें क्या है कि इसका बोल सकते हैं कि ये जो ठोस पदार्थ है या फिर ये जो पदार्थ है, इसकी अपेक्षा इसका घनत्व कम है। क्या है? घनत्व कम है, इसका घनत्व अधिक है। फिर यहाँ पे जो पदार्थ है, इसका घनत्व इसकी अपेक्षा ज्यादा है, इसकी अपेक्षा कम है। क्यों? वही एग्जांपल जब आपको बोतल का दिए, सेम टू सेम हमारी पृथ्वी का। अब हम लोग समझते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी जब घूर्णन करती है, तो इसके जो भारी पदार्थ होते हैं, वो कहाँ होते हैं? केंद्र में मौजूद होते हैं। जो हल्के पदार्थ होते हैं वो इसके बाहर की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। तो इससे हम लोग अनुमान लगा पाते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो घनत्व में वृद्धि देखने को मिलती है। क्या मिलती है? घनत्व में वृद्धि देखने को मिलती है। तो आई होप आप सभी घनत्व के बारे में समझ गए होंगे। अब अगला है तापमान। क्या है? तापमान जैसे आपको बताए हम कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से पिघला हुआ पदार्थ यानी मोल्टन स्टेज में जो पदार्थ है, उन लोगों को दिखाई पड़ते हैं। तो उससे निरीक्षण करके हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ये पदार्थ जिस जगह से ये आया वहां पे तापमान बहुत ही अधिक था। अब तापमान का कारण क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान का जो कारण है वो 3 कारण है। पहला है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की उपस्थिति यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ की उपस्थिति पृथ्वी के आंतरिक भाग में यूरेनियम है, प्लूटोनियम है और जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो उपस्थित है, जिसके कारण रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो गुण होता है वो होता है कि वो हमेशा उष्मा को उत्सर्जित करते रहते हैं। क्या करते हैं? उष्मा को उत्सर्जित करते रहते हैं, जिसके कारण वो अपने चारों ओर के उपस्थित जो भी पदार्थ होते हैं उसको पिघला देते हैं। इतना एक समय इतना उष्मा, जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि एक दिन आप कमरा बंद करके सोइएगा, ठीक है, कमरा खिड़की जितना है सारा बंद करके सोइएगा। आपको कुछ थोड़ी देर के बाद ऐसा महसूस होने लगेगा कि बेचैनी महसूस होने लगा, क्योंकि तो महसूस होने लगेगा कि आपका रूम का टेम्परेचर लगातार बढ़ते जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस क्षेत्र में जिसको हम लोग दुर्बलता मंडल बोलते हैं, उसको हम लोग अगले क्लास में समझेंगे, ठीक ना, और उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी लाइन, ठीक है। तो जो दुर्बलता मंडल है वहां पे, पृथ्वी का जो दुर्बलता मंडल है वहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट की उपस्थिति है, जिसके कारण पदार्थ वहां पे कौन से स्टेज में पाए जाते हैं? तो मोल्टन स्टेज में यानी द्रव की अवस्था में, पिघला अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। तो तापमान समझ गए होंगे कि तापमान का कारण क्या है? तो तापमान का कारण है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। अगला है दाब। क्या है? दाब। आखिर पृथ्वी की सतह के अंदर हम लोग जाते हैं तो दाब क्यों बढ़ता है? आपको हम बताएं कि जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं तो दाब बढ़ने का एक ही कारण है। जैसे कि अब मेरे पास कुछ, जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल कोई सब मोबाइल है, ठीक है। अब इसके ऊपर में हम कुछ पदार्थ रख दिए, फिर इसके ऊपर में कुछ रख दिए, फिर इसके कुछ ऊपर में कुछ रख दिए, तो आंतरिक जो पदार्थ है उसके ऊपर क्या बढ़ रहा है? लोड बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? दबाव। तो दबाव जो बढ़ने का कारण है वो क्या है? कि पृथ्वी का आकार बड़ा होना बोल भी सकते हैं, या फिर दूसरी बात है कि अलग अलग लेयर का पाया जाना। कोई लेयर ऐसा है जैसे आपको बताए कि ये लेयर क्या है? हल्का है, फिर ये क्या है? भारी है, ये अंदर का और भारी है। तो दबाव बढ़ने का जो कारण है वो क्या है? पदार्थ का पाया जाना, यानी अलग अलग घनत्व के पदार्थ का पाया जाना, अलग अलग घनत्व के पदार्थ का पाया जाना। तो घनत्व जितना अधिक होगा दबाव उतना अधिक होगा, घनत्व जितना अधिक होगा दबाव उतना अधिक होगा। तो घनत्व का पाया जाना जो कि दबाव का कारण बनती है, यानी दबाव को भी बढ़ा देता है, ठीक है। तो दबाव के बारे में समझ गए होंगे। अगला गुरुत्वाकर्षण। देखिए फिजिक्स का एक नियम है कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है।
क्या होता है, परिवर्तन। जैसे कि गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो गुरुत्वाकर्षण बल है या गुरुत्वीय जो ऊर्जा है, इसको गुरुत्वीय ऊर्जा लिखिए, अच्छा रहेगा। क्या लिखना है, गुरुत्वीय ऊर्जा। गुरुत्वीय ऊर्जा, गुरुत्वीय जो ऊर्जा है वो आपका स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर में जो पदार्थ हैं वो आपके सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक ना, यानी उसकी स्थिति क्या हो गई, बदल गई। क्या हो गई, बदल गई। अगला है उल्का पिंड। क्या है, उल्का पिंड। देखिए उल्का पिंड क्या है, हमारे सौरमंडल का एक पार्ट है। क्या है, सौरमंडल का एक बोल सकते हैं पदार्थ है। जब सौरमंडल का निर्माण हुआ था, जब सौरमंडल का निर्माण हुआ था तो उसी के कम से उसी का जो एक पार्ट है वो आपका है उल्का पिंड। अब जैसे मार्कर मेरे पास है, इस मार्कर का जब निर्माण हुआ था, जब निर्माण इसका हुआ होगा, हम क्या करेंगे, इसका एक पार्ट रख लेंगे अपने पास। क्या करेंगे, रख लेंगे। तो हम उससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये पार्ट है वो किसका हिस्सा है, इस मार्कर का हिस्सा रहा होगा, इस मार्कर का हिस्सा रहा होगा। अब जो भी एलिमेंट से ये पार्ट बना होगा, ठीक उसी एलिमेंट से ये मार्कर पूरा बना होगा। जितने भी तत्व का उपयोग किया होगा इस मार्कर को बनाने में, तो उसका जो एक पार्ट हम अलग कर लिए, सेम टू सेम उतना पार्ट इसमें भी मिलेंगे। अब जो पदार्थ इसमें होगा, जो भी केमिकल का उपयोग किए होंगे, सारे केमिकल इस दोनों में मौजूद होंगे। ठीक उसी प्रकार उल्का पिंड जो है वो पृथ्वी के बारे में हम लोग को अध्ययन के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। यानी जब कहीं भी उल्का पिंड जब गिरते हैं तो वैज्ञानिक या भूवैज्ञानिक उससे अनुमान लगाते हैं कि आखिर ये उल्का पिंड कितना पुराना है, ये उल्का पिंड कितना पुराना, इसमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। यदि उसमें हो सकता है कि एल्युमिनियम पाए जाएंगे, या फिर बॉक्साइड क्या कहते हैं आपका आयरन ऑक्साइड पाए जाएंगे, या फिर जितने भी आयरन के क्या कहते हैं आपका वो जो आयरन के जितने भी अयस्क है उसमें मौजूद, चाहे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट जो भी उपलब्ध है, ठीक ना, यदि उसमें उपलब्ध है तो भूवैज्ञानिक आइडिया लगाते हैं कि हो सकता है कि पृथ्वी में भी ये अवेलेबल होंगे। क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। ये सब क्या हो गया, अप्रत्यक्ष जानकारी के स्रोत। अगला है भूकंप। अगला क्या है, भूकंप। भूकंप जैसे कि जब आता है तो इसकी जो तरंगे हैं वो दो तरह की, आप सभी भूकंप के बारे में पिछले क्लास में नहीं किए होंगे तो क्लास कर लीजिएगा, आपको ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा क्योंकि ये टॉपिक उससे रिलेटेड है। भूकंप आने के बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक ना। तो भूकंप जब आता है तो भूकंप का जो तरंग है, भूकंप की जो ऊर्जा है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप से गति करती है। कुछ इसका ऐसे तरंग होता है जो कि ठोस में गति करता है, कुछ ऐसा है जो केवल द्रव में गति करता है, कुछ ऐसा है जो कि ठोस द्रव दोनों में गति करता है। जब सिस्मोग्राफ किसी भी क्षेत्र में लगे होते हैं तो जब इस पर रीडिंग इसका पढ़ा जाता है, कुछ ऐसे ही वो मूव करते हैं, ठीक ना। उसका जो ग्राफ होता है कुछ ऐसे ही ग्राफ चलता है। तो उससे भूवैज्ञानिक या फिर जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं वो आइडिया लगाते हैं कि जहां पे ग्राफ काफी ऊंचाई पर गया था, हो सकता है कि यहाँ पे द्रव पदार्थ होगा, जहां पे ग्राफ कम गया है हो सकता है वहां पे ठोस होगा, ठीक ना। ये तमाम तरह के आइडिया वो लगाते हैं। तो वो क्या हो गया, कि जानकारी के स्रोत हो गया। यानी भूकंप जब आता है तो इसके बारे में हमको इतना जानकारी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आइए अब इसका हम लोग लिखते हैं एक एक करके, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लिखते हैं कि आखिर ये क्या है, ठीक है। तो आप सभी हेडिंग डाल लीजिए कि पृथ्वी की जानकारी के स्रोत, पृथ्वी की जानकारी के स्रोत, पृथ्वी की जानकारी के स्रोत। इसमें से आपको दो कॉलम बनाना है, पहला प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत। पहला प्रत्यक्ष स्रोत, दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत। क्योंकि इधर हम डिटेल में लिखा दिए तो केवल हम अभी इंट्रोडक्शन लिखा रहे हैं कि आपको एग्जाम में इंट्रोडक्शन को लिखना है, और इंट्रोडक्शन लिखने के बाद ये जितने भी आपको हम डायग्राम बताए, ये डायग्राम को वहां पे नोट डाउन करना है, और नोट डाउन करने के बाद एक एक चीजों का मेंशन करते जाना है, और मेंशन करने के बाद अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे, अच्छे तरीके से लिख लेंगे। जितने भी बीच में जो छोटे छोटे डायग्राम का मैंने उपयोग किया है उस छोटे छोटे डायग्राम को भी आपको साथ में लिखना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में लिखिएगा कि मानव प्रारंभ से ही मानव
प्रारंभ से ही पृथ्वी की आंतरिक भागों की जानकारी प्राप्त करना चाहता था फुल स्टॉप। मानव के लिए आंतरिक भाग प्रारंभ से ही आश्चर्य का एक विषय रहा है। फुल स्टॉप। मानव निम्नलिखित कारणों से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। मानव निम्नलिखित कारणों से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। पहला, नंबर 1 2 करके लिखते जाइएगा। पहला, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार की चट्टानें उपस्थित है। पहला, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार की चट्टानें उपस्थित है। फुल स्टॉप। दूसरा लिखिएगा, नंबर 2, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार के खनिज उपस्थित हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार के खनिज उपस्थित हैं। फुल स्टॉप। तीसरा लिखिएगा, तीसरा लिखना है, ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है। ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है। फुल स्टॉप। चौथा लिखना है, भूकंप की घटनाएं क्यों होती है या फिर भूकंप क्यों आता है। फुल स्टॉप। पांचवा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले पदार्थ की उपस्थिति का कारण क्या है। फुल स्टॉप। छठा लिखना है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान, घनत्व, दबाव इत्यादि में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। ये चीजें आपको कहां लिखना है, इसका इंट्रोडक्शन में। यदि आपसे लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोतों को लिखें, तो अब इतने चीज आपको जो हम लिखा है इसको इंट्रोडक्शन में लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको नीचे हेडिंग डालना है कि पृथ्वी की जानकारी के स्रोत, और आपको ये डायग्राम वहां पे बना देना है। ये डायग्राम बनाने के बाद नीचे में आपको एक करके लिखना है कि भेदन के बारे में, भेदन क्या है, ड्रिलिंग क्या है, ज्वालामुखी क्या है। ठीक है, ये सारे लिखने के बाद फिर आपको प्रत्यक्ष स्रोत का हेडिंग डालना है। उतना डालने के बाद वहां आपको घनत्व के बारे में लिख देना है कि घनत्व क्या है, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फिर तापमान के बारे में लिखना है कि तापमान क्या है, इससे पृथ्वी के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त होती है, तापमान के पीछे क्या, आखिर तापमान पृथ्वी के अंदर जब ज्यादा तापमान क्यों बढ़ता है, फिर तापमान कम क्यों होता है। फिर अब दबाव या फिर दाब के बारे में लिखना है। फिर अगला गुरुत्वीय ऊर्जा का कैसे स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसके बारे में लिख देना है। फिर उल्कापिंड के बारे में लिखना है, भूकंप के बारे में लिखना है। इतना सारा लिखने के बावजूद आपका ये टॉपिक क्या होगा, कम से कम 6 पेज में जाएगा। कितने पेज में, जितना आपको हम चीज बताए, यदि आप अच्छे तरीके से समझ के वीडियो को और लिखिएगा तो कम से कम आपको 5 से 6 पेज में जाएगा, यानी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो गया। ठीक है, तो आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि आप हमसे जुड़कर संपूर्ण मेजर या फिर मेजर ज्योग्राफी हो या फिर माइनर ज्योग्राफी या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर हिंदी, ये तीनों सेक्शन मेरा है। यदि आप चाहते हैं कि डिटेल से इसकी तैयारी हम एसकेजी ज्ञान ज्योति प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ के करें, तो आप एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहां पे अवेलेबल कोर्स जितने भी हैं, चाहे ज्योग्राफी के हैं या फिर जो कोर्सेस हैं, उसको परचेज करें और वहां से अपने क्लास को आगे बढ़ाएं। ठीक है, अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।